हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड आपने जो भी वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम 2000 जो आपका 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है 28 जुलाई को, उसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो उन टॉपिक्स पर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीटली कवर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका हाई वेटेज वाला चैप्टर होने वाला है। एंड इससे पहले आपको बता दें, हमने जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ईडी जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, ये दोनों मैंने आपको कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो इन दोनों की वीडियोस भी, प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो इन दोनों को भी आप कंप्लीटली कवर कर सकते हो। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर वाइज बताए रखे हैं, तो आप करेंगे क्या, प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 से है, BIS का पूर्ण रूप। BIS की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है और मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी ही जाती हैं, कंप्यूटर से भी कुछ फुल फॉर्म्स आएंगी, टेंशन नहीं लेना है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, है ना। एम्प्लॉयबिलिटी में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो आपकी ट्रेड थ्योरी है इसमें भी एक दो फुल फॉर्म पूछ ही लेता है। तो BIS की फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कूट अभ्यास BIS संस्तुति के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थापन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो IS 732 ये होता है ना, IS 732। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा फास्टली लेंगे क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाएं, है ना, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया गया। जो प्लायर होते हैं ना, जिसे हम प्लास कहते हैं नॉर्मल भाषा में, उनका इस्तेमाल किस धातु से किया गया है, उनका निर्माण किस धातु से किया गया है, तो वो हमारा इस्पात होता है ना। इस्पात इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर, विकर्ण कटर, जो का हम डायगोनल कटिंग प्लायर कहते हैं ना, उसे हम शुद्ध हिंदी में बोल दिया है विकर्ण कटर प्लायर, इसे हम डायगोनल कटिंग प्लायर भी कहते हैं, है ना, को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया है ना, क्या कहते हैं, पार्श्व कटिंग प्लायर, है ना, इसे पार्श्व कटिंग प्लायर भी कहते हैं। तो अगर डायगोनल कटिंग प्लायर ऑप्शन में ना हो, पार्श्व कटिंग प्लायर हो, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है, धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर उपयोग में लिया जाता है। देखिए इसे जो है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, फ्लैट नोज प्लायर, है ना। फ्लैट नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर से क्या करते हैं, तार से हुक या लूप बनाने में काम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला था छोटे धातु के टुकड़ों को उन्हें आकृति देना है, तो हम फ्लैट नोज प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए प्लायर के चित्र में एक्स से अंकित भाग को पहचानिए। अब ये जो आपको प्लायर दे रखा है ना, इसमें जो एक्स वाला भाग है ये, है ना, इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे, ये वाला जो भाग होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, जॉ कहते हैं। और ये जो हैंडल जो आप पकड़ के इसे चलाते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं। लेकिन बात कर रहा है यहाँ पर ये एक्स से इंगित भाग को क्या कहते हैं, तो इसे हम पिवेट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे हम पिवेट कहते हैं। ये पेंच के जो है स्क्रू की तरह दिखता है, इसे हम पिवेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है, चित्र में किस प्रकार का प्लायर दर्शाया गया है। ये आपके पास एक प्लायर है, इसे हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर है। लेकिन ऑप्शन में डायगोनल कटिंग प्लायर नहीं दिया है, इसे हम विकर्ण कटिंग प्लायर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विकर्ण कटिंग प्लायर।
क्लियर है? तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से हथौड़े का जो है भाग नहीं है। अब ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से एक हथौड़े का भाग नहीं है, उसे हमें पहचानना है। तो फेस तो हथौड़े का भाग ही होता है, हैंडल भी हथौड़े का भाग होता है, पिन भी हथौड़े का भाग होता है ना, जिसे देखकर हम बताते हैं कि बॉल पिन है, स्ट्रेट पिन है ना। लेकिन जो शंख है ना, ये नहीं है ना, ये हथौड़े का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंख, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है टेनन सॉ के ब्लेड की लंबाई यानी लेंथ सामान्यतः कितनी होती है। जो टेनन सॉ होती है ना, यानी आरी, टेनन आरी जो होती है, इसके ब्लेड की जो लंबाई होती है वो नॉर्मली कितनी होती है। तो ये आपको बताना है, 30 से 40 सेंटीमीटर, 25 से 35 सेंटीमीटर, 35 से 45 सेंटीमीटर या फिर 40 से 50 सेंटीमीटर। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि की होल आरी, जो की होल सॉ भी लिख सकता है, देखिए सॉ को ही आरी कहते हैं, है ना। तो की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो की होल आरी होती है उसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो सीधी रेखा कटिंग के लिए, या फिर वक्र रेखा कटिंग के लिए, या फिर आकृति को काटने के लिए, या फिर बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो देखिए सी, आप जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये तो नहीं होगा। सीधी रेखा कटिंग के लिए हम की होल आरी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वक्र रेखा कटिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, की होल आरी का। लेकिन आकृति को काटने के लिए भी हम की होल आरी का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है बी और सी दोनों के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सीबीटी एग्जाम में आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, एंड आप इस क्वेश्चन को पढ़ते और बी ऑप्शन तक ही जाते, है ना। तो आप समझते इसके तो काम में हम करते हैं तो इसी को लगा देते। ऐसा नहीं करना है, आपको सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, क्योंकि आप देख सकते हो ये भी हमारा किसका काम है, की होल आरी का इस्तेमाल होता है, यानी बी और सी दोनों ही है ना। बी तो है, साथ में सी भी है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पूरा ही कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, वरना आप क्वेश्चन के आंसर गलत करके आएंगे। जो आता होगा ना उसे भी आप गलत कर देंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेंचकस के शंख की लंबाई होती है। जो विद्युत मैकेनिक होता है ना, जिसे हम इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, उसके जो है आवश्यक जो पेंचकस होता है ना, जिसे हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, उसके शंख की लंबाई कितनी होती है वो आपको बताना है। शंख की लंबाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, या फिर 12 से 20, या फिर 10 से 20, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसके स्क्रू ड्राइवर की जो लेंथ होती है ना, शंख की लेंथ होती है, वो 8 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होने वाला है। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, पिछले साल भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। मिलान वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, है ना, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको पहचानना कैसे हैं, ये आपने आरी देखिए, इसका नाम आप जानते होंगे, इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं टेनन आरी। क्या कहते हैं, टेनन आरी। तो आपको करना क्या है, टेनन आरी से इसे मिला देना है, बिल्कुल। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर कहीं नहीं दिया है, स्क्रू ड्राइवर को ही पेचकस कहते हैं ना, तो पेचकस से इसे मिलान कर देंगे। इसके बाद ये क्या है, तो इसे आप अच्छे से जानते हो, ये हमारा क्या है, यह हमारा नियॉन टेस्टर है ना, नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए से इसे मिला देंगे। इसके बाद ये क्या है, इसे आप अच्छे से जानते हैं, ये हमारा पोकर है ना, इसे हम पोकर कहते हैं, तो पोकर से इसे मिला देंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है, जो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन में आपको देखना है कि किससे क्या मिल रहा है ना। तो आपने जो है ए को किससे मिलाया है, 4 से, है ना। ए का 4 है, बी का 3 है, ए का 4 नहीं है यहाँ पर, तो ये तो कट जाएगा, है ना। ए का 4 यहाँ पर भी नहीं है, ये भी कट जाएगा। ए का 4 यहाँ पर भी नहीं, ये भी कट जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, मिलान वाले क्वेश्चन इसीलिए मैं इजी बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक भी पता है ना, मान लीजिए आपको चारों पता नहीं होते, आपको सिर्फ ये पता था कि इसे मैं टेनन आरी कहता हूँ, बाकी आपको नहीं आ रहा था समझ में कहाँ पर क्या है ना। तो आप क्या करते, ए को 4 मिल गया ना, बस इतना ही चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए, ए का 1 है, ये तो कट जाएगा, ए का 1, ए का 3, है ना, ये कट गया। तो जो बचा वही
राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ए का 4 है, देखिए। अब आप यकीन ना हो तो इसे मिलाकर भी देख लीजिए, बिल्कुल सही होगा। ए का 4 है, बिल्कुल ए का 4 है। बी का क्या है, बी का 3 है, तो बी का यहाँ पर 3 है, देख सकते हैं। एंड इसके बाद सी का आप देखेंगे ना, तो सी का 1 है, बिल्कुल सी का 1 है। डी का आप देखेंगे तो 2 है, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके एग्जाम में, तो आपको खुश हो जाना है, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको सिर्फ 1 या 2 ही मिलान अगर मिल जाते तो आपका काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है 1 ना दे करके 2 दे देता, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती। बाकी आप अच्छे से पहचान सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाई चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार का नाम बताइए। मैंने अभी अभी आपको बताया ये हमारा क्या होता है, पोकर होता है, आप अच्छे से जानते हो। ऑप्शन नंबर सी मार्क कराएंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, फेज टेस्टर का प्रयोग बोल्ट से अधिक बोल्ट परीक्षण के लिए नहीं करते। जो फेज टेस्टर होता है ना, वो हम 300 बोल्ट से अधिक फेज के लिए नहीं करते हैं, या फिर 400 से, 500 से, या फिर 1000 से। तो देखिए जो फेज टेस्टर होता है ना, इसका हम 500 वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करते हैं, अदरवाइज आपका टेस्टर ही खराब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो नियॉन टेस्टर होता है ना, नॉर्मली जो आपने देखा होगा, है ना, तो वो जो है 500 वोल्ट से अधिक अगर आप उसमें चेक कर लेते हो तो आपका नियॉन टेस्टर खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम इसकी लिमिट कितनी होती है, 500 वोल्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, कथन वाले, है ना। कथन वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आसान होते हैं, बस इसमें आपको करना क्या है, अच्छे से समझना होता है चीज़ों को। कैसे समझना है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। आपके जो कथन जितने भी है ना, जरूरी नहीं है कि 2 ही कथन देगा, वो आपको 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है ना। तो आपको करना क्या है, कथन को अच्छे से पढ़ना है, जितने भी कथन दिए हैं। कथन 1 हमसे कह रहा है कि स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला व पैना चिन्ह जो मार्किंग औजार होता है। तो ये क्या बात सही कह रहा है। तो आप जानते हो भैया, स्क्राइबर क्या होता है, स्टील से बना हुआ होता है, बिल्कुल होता है। नुकीला होता है, बिल्कुल होता है। और ये चिन्हित औजार होता है क्या, बिल्कुल। हम जो है स्क्राइबर, आपने देखा होगा, स्क्राइबर का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई स्टील की प्लेट वगैरह है तो उस पर हम मार्किंग करने के लिए, है ना, उसे चलाएंगे तो वहाँ पर निशान आ जाता है, तो उसे हम मार्किंग टूल कहते हैं, है ना। तो ये हमारा कथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, 100% सही कह रहा है। दूसरे कथन को भी हमें पढ़ना है अच्छे से, जो कि हमसे कह रहा है ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहते हैं। अब आप जानते हो भाई ट्राई स्क्वायर क्या होता है, 90 डिग्री आप जब नापते हो कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री पर है या नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राई स्क्वायर से मापते हैं। तो ट्राई स्क्वायर को ही हम गुनिया कहते हैं क्या, तो बिल्कुल ट्राई स्क्वायर को ही गुनिया हम कहते हैं। गुनिया हम नॉर्मली साधारण भाषा में कह देते हैं, और इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ट्राई स्क्वायर कहते हैं। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उन्होंने पहला कथन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, है ना, तो वो करेंगे कि पहला सही है, बिल्कुल इसी को मार के चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको सभी ऑप्शंस को पढ़ना है। देखिए, पहला कथन तो सही है, लेकिन रुकिए ज़रा, कथन 2 सही है, इसमें 2 बोल रहा है, तो यानी कि दोनों सही है, हमें दोनों चाहिए, है ना। तो देखिए, कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, है ना, क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। दोनों गलत नहीं, बल्कि दोनों सही हैं, तो ये तो कट जाएगा। कथन 2 सही है, हाँ कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 भी सही है ना, तो ये भी हमारा कट जाएगा। कथन 1 सही है, हाँ कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 भी सही है, हमें दोनों को बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कथन वाले जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें तो गलत नहीं करने वाले। इस तरह से आप करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप सही क्वेश्चन को करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की जांची जाती है। जो ट्राई स्क्वायर होता है ना, इससे हम जॉब की क्या मापते हैं, है ना, समकोणता मापते हैं, न्यून कोणता मापते हैं, अधिक कोणता, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ट्राई स्क्वायर का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एंगल को हमें 90 डिग्री का मापना है, 90 डिग्री पर है या नहीं, तभी हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई जॉब आपने बनाई है ना, ज़्यादातर जो है फिटर वाली जॉब या बेल्डर वाली जॉब बनाते हैं, तो वो 90 डिग्री है नहीं है या नहीं, उसे नापने के लिए आप ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हो। और समकोणता किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री है या नहीं, है ना, तो ये तो आप जानते हो ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे हम पीसीबी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीसीबी, फुल फॉर्म याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले,
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे हम पीसीबी कहते हैं पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपके पास प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है एक, उस पर आपको होल करना है ना, छिद्र करना है, तो उससे पहले आपको मार्किंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करना है। क्या डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। डिवाइडर का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ से मान लीजिए इतनी डिस्टेंस है, इसको कहीं और ले जाना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइडर का। तो यहाँ पर डिवाइडर का कोई रूल नहीं है, तो इसे हटा देंगे, है ना। स्क्राइबर मैंने अभी आपको बताया स्क्राइबर का काम क्या होता है ना। जो हमारी स्टील की प्लेट होती है उस पर हम जो है मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर छिद्र करने की बात हो रही है तो ये भी कट जाएगा, स्क्राइबर का यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है। नेक्स्ट आपका है पंच। बिल्कुल, पंच, इसी को हम क्या कहते हैं? सेंटर पंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर पंच। सेंटर पंच कितने डिग्री पर यूज़ करते हैं? तो ये भी याद रखेंगे, 90 डिग्री पर यूज़ किया जाता है ना। पंच का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? अगर किसी प्लेट, है ना, या फिर पीसीबी में होल करना है ना, हल्का सा होल। अब देखिए पंच का इस्तेमाल एक्चुअल में होता कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई प्लेट है, स्टील की प्लेट है, उसमें आपको छिद्र करना है, तो आप ड्रिल मशीन से तो कर लेंगे, लेकिन ड्रिल मशीन डायरेक्ट रखेंगे ना तो वो फिसलेगी, है ना, इधर उधर जा सकती है और वहाँ पर दुर्घटना भी हो सकती है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसके लिए आपको करना क्या है? प्लेट पर सेंटर पंच से 90 डिग्री पर थोड़ा सा हल्की सी चोट मारनी है ना। हल्की सी अगर आप चोट मार देंगे तो वहाँ पर हल्का सा गड्ढा टाइप हो जाएगा और वहाँ पर आप ड्रिल की बिट को रखेंगे ना और तब आप जो है ड्रिल मशीन को चलाएंगे तो वहाँ पर होल हो जाएगा। तो इसीलिए हम सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि एक रास्ता मिल जाए बिट को चलाने के लिए। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया होगा कि पंच या सेंटर पंच का इस्तेमाल क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखेंगे 90 डिग्री पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और किस लिए करते हैं? छिद्र को बनाने के लिए, है ना। तो ये आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। अब ये जो 4 ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं, इनमें से कौन सा परमानेंट मार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए स्क्राइबर, मैंने आपको बताया स्क्राइबर का काम हम सिर्फ जो प्लेट होती है उस पर हम मार्किंग के लिए करते हैं, लेकिन स्थायी मार्किंग नहीं होती है ना, तो ये आपका कट जाएगा। डिवाइडर का इस्तेमाल इसमें होगा नहीं, क्योंकि डिवाइडर का रूल होता है कि किसी भी एक माप को दूसरी जगह पर ले जाना, तो वो हमारा डिवाइडर का काम होता है ना। परमानेंट मार्किंग की बात कर रहे हैं तो मार्किंग प्लेट नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंच। मैंने आपको बताया पंच से अगर आप 90 डिग्री पर कोई चोट मार देते हैं तो वो परमानेंट हो जाती है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो बाद में सही हो जाएगी, नहीं, है ना। आपने कहीं पर सेंटर पंच लगा दिए तो वहाँ पर गड्ढा टाइप हो जाएगा और वो परमानेंट हो जाता है ना। तो ये हमारा क्या है? परमानेंट यानी स्थायी मार्किंग टूल होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। जो भी ऑप्शन नंबर डी फोड़ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आपको अपनी तैयारी रखनी है। एंड यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन कट रहे थे, उसके लिए सॉरी। एंड अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए युक्त प्रिक पंच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए अगर आपको हल्के पंच का इस्तेमाल करना है, हल्के जो पंच चिन्ह होते हैं उनके लिए करना है तो 30 डिग्री होता है। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है साक्ष्य चिन्ह यानी गहरे, है ना, तो उनके लिए आप कितने डिग्री के प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं, मिलान टाइप आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए कर्तन के लिए कौन सा होता है? हेक्सा होता है ना। और चिन्ह के लिए कौन सा होता है? डिवाइडर। चिन्ह के लिए कौन सा होता है? डिवाइडर होता है। छिद्रण के लिए कौन सा होता है? ड्रिल मशीन, है ना। और मापन के लिए कौन सा होता है? स्टील पैमाना। बिल्कुल ऑप्शन यही आपके करेक्ट होंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको पहचानना है कि इसका राइट आंसर क्या है। अब देखिए आप कैसे इसे कर सकते हो, मैंने आपको बताया अगर आपको मिलान वाले क्वेश्चन में सभी नहीं मिलाने आ रहे हैं तो कम से कम 1 या मैक्सिमम 2 आपको मिलान आने चाहिए। कैसे? देखिए मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। ए का कौन सा है? ए का तीसरा है ना। तो देखिए ए का तीसरा इसमें है, चलिए इसे रहने देते हैं। ए का 4, ये तो आपका वैसे ही कट जाएगा, है ना। तो आपको ऐसे ही एलिमिनेशन करना है। देखिए ए का हमारा एक्चुअल में क्या है? 3 है, लेकिन ए का 4 दिखा रहा है तो ये तो काट दीजिए। ए का 1 दिखा रहा है, देखिए ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए का 3 है ना, इसे भी हमें रोक के चलना है। अब हम बात करने वाले हैं बी की, है ना। तो देखिए बी का कौन सा है? पहला है ना, बी का पहला है। इसमें क्या है? बी का पहला है, बिल्कुल ये तो हमारा रुकेगा। देखिए बी का दूसरा दे रहा है ना, ये यहाँ पर कट जाएगा। तो अब आप देखिए 2 ऑप्शन से ही मैंने जो है क्वेश्चन को कर दिया। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। मैंने आपको बोला मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इसमें आपको कम से कम 2 मिलान आ गए ना तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? अभी देखिए बिल्कुल सही होगा। पहले का
पहले का कौन सा है, तीसरा, पहले का तीसरा है। बी का कौन सा है, पहला, बी का पहला हो गया। सी का कौन सा है, चौथा है, देखिए। डी का कौन सा है, डी का हमारा दूसरा है, तो डी का दूसरा है। बिल्कुल इस तरह से आप कर सकते हो, कितना आसान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है। देखिए मैंने आपको बताया था जो आपका सेंटर पंच होता है ना, उसे आप कितने कोण पर इस्तेमाल करते हो, तो 90 डिग्री के कोण पर इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% करेक्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे, जो सेंटर पंच या पंच आपसे बोलेगा कितने डिग्री के एंगल पर आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो 90 डिग्री के एंगल पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस औजार को टूल किट औजार में सम्मिलित नहीं करते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा औजार है जिसे हम टूल किट औजार में नहीं सम्मिलित करते हैं। तो देखिए पेचकस, पेचकस क्या है आपका, टूल है, ये टूल किट में होता है, बिल्कुल होता है। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर भी क्या है, एक टूल है, मशीन है ना, इसे भी आप किस में रखते हो, टूल किट में रखते हो। चिमटी भी आप टूल किट में रखते हो। लेकिन हैक्सा है ना, हैक्सा को आप क्या टूल किट में रखते हो, तो आप कहेंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हैक्सा आपका टूल किट का औजार नहीं है, इसे टूल किट औजारों में सम्मिलित नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई रेती के किस प्रकार की है, ये आपको बताना है। ये जो रेती दे रखी है ना, ये किस टाइप की रेती है वो आपको पहचानना है। क्या ये राउंड रेती है, नहीं, राउंड तो नहीं दिख रही। हाफ रेती है, हाफ कट रेती भी नहीं है। रास्प रेती भी नहीं दिख रही, ये आपकी है फ्लैट रेती। क्या है, फ्लैट रेती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैट रेती कहिए या फिर फ्लैट फाइल कहिए, है ना, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, जो कि कह रहा है, निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है। ऐसी कौन सी रेती है जिसको अधिक मात्रा में धातु आपको रेतना है, तो उसके लिए आप किस रेती का इस्तेमाल करेंगे। डबल कट रेती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेड स्मूथ रेती और रास्प कट रेती का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम करते हैं बास्टर्ड रेती, है ना, बास्टर्ड रेती का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार है। अब जो आपको ये चित्र दे रखा है ना, हैंड टूल है, इसका नाम क्या है ये आपको बताना है ना। क्या ये पंच है, मैंने आपको बता दिया पंच कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से आपको पंच दिखता है ना, डॉट यहाँ पर नुकीली लाइन होती है और ये 90 डिग्री पर इस्तेमाल होता है, तो ये हमारा पंच या सेंटर पंच कहलाता है। डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर आपका इस तरह से होता है ना, जो कि एक माप को दूसरी जगह ले जाने के काम आता है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री एंगल है या नहीं, एंगल को मापने के लिए करते हैं, और ये कुछ इस तरह से दिखता है ना, 90 डिग्री के एंगल को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बचा क्या, रेती, तो इसका राइट आंसर रेती ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी क्या है, रेती है, या इसे हम इंग्लिश में फाइल कहते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर में आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है, तो इन्हें हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से यानी निम्न में से कौन सा प्रकार रेती ग्रेड के अनुसार नहीं है ना, ये आपको बताना है। तो हमारी कौन सी होती है, डबल कट रेती, है ना। डबल कट रेती जो है ग्रेड के अनुसार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है। मार्किंग टूल कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। स्क्राइबर मार्किंग टूल है, मैंने आपको बता रखा है ना। पंच क्या है, ये भी आपका एक मार्किंग टूल है जो कि परमानेंट मार्किंग करता है। डिवाइडर क्या है, ये भी आपका मार्किंग टूल है। लेकिन जो स्निप है ना, ये मार्किंग टूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था मार्किंग टूल नहीं है ना। तो नहीं कौन सा है, स्निप हमारा मार्किंग टूल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायर स्ट्रीपर की लंबाई नॉर्मली कितनी होती है। जो वायर स्ट्रीपर होता है ना, जो वायर को इंसुलेशन को हटाने के काम में आता है, तो इसका इस्तेमाल जो है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमसे बोल क्या रहा है, जो वायर स्ट्रीपर होता है, जो कि वायर को छीलने के काम में आता है ना, तो उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 सेंटीमीटर। जो आपके पास वायर स्ट्रीपर होता है ना, तो उसकी लंबाई नॉर्मली कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए स्निप आपके माइंड में आया होगा कि स्निप क्या होता है, तो चलिए स्निप को समझते हैं। स्निप का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। जो स्निप होता है उसका हम किन कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वाइंडिंग के तार छीलने, तार को काटने के लिए,
या फिर माइका शीट, जो माइका शीट होती है सनमाइका, उसे काटने के लिए, या फिर कठोर इंसुलेशन शीट को काटने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल जो हमारा स्निप होता है ना वो सभी काम कर सकता है, यानी कि वो वाइंडिंग के तारों को काट भी लेगा, माइका शीट को भी काट लेगा, और कठोर जो सॉलिड इंसुलेशन शीट होती है ना, हार्ड इंसुलेशन शीट होती हैं, उन्हें भी काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी काम करता है। तो स्निप, अब आपको स्निप के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आता है। फोल्डिंग टूल कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। देखिए सी क्लैंप, इसे हम फोल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कोड स्टील को भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो वाइस होता है ना, वाइस को आप कैसे फोल्ड कर पाएंगे बताइए, नहीं कर सकते ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइस भी कई तरह की होती है, हैंड वाइस, बेंच वाइस, है ना, तो ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए वाइस का काम क्या होता है, किसी भी टूल को या फिर किसी भी जॉब को, सर्किट को जकड़ने का, है ना, उसका काम होता है वाइस का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर में एक्स वाला भाग क्या है, तो ये आपको बताना है ना। एक्स वाला भाग क्या है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है ये दोनों ही पूछेगा, या फिर इसका नाम पूछेगा या फिर इसका। ये हमारा क्या होता है, स्पिंडल होता है, और ये हमारा एनविल होता है। तो एनविल आपका क्या होता है, स्थिर भाग को हम क्या कहते हैं, एनविल कहते हैं, और जो मूव करता है उसे हम स्पिंडल कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या है, स्पिंडल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये स्पिंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कार्यों में सेंटीमीटर जबड़े वाले बेंच वाइस का इस्तेमाल होता है। जो नॉर्मली आपको काम करने हैं तो उसके लिए कौन से वाइस का आप इस्तेमाल करेंगे, उसके कितने सेंटीमीटर का जबड़ा होगा, ये आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर 10 है ना, 10 सेंटीमीटर के जबड़े वाले बेंच वाइस का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नॉर्मल कार्य के लिए बात हो रही है। अगर आपको थोड़े से बड़े या फिर थोड़े हार्ड काम करने हैं, है ना, भारी चीज़ को जकड़ने का काम करना है, तो उसके लिए आपको 15 या 20 वाला भी इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा से बनी धातुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपके पास ड्रिल मशीन होगी या फिर आपके ITI में ड्रिल मशीन होगी, तो उसको आपको किन टूल्स पर नहीं चलाना चाहिए, कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए उससे। तो टूल स्टील, है ना, जो स्टील होती है ना, उसको कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी और प्लास्टिक ये कर सकता है ना, लेकिन टूल स्टील पर नहीं करना चाहिए इसका इस्तेमाल। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है कि ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिल मशीन द्वारा चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका नाम क्या होता है, तो उसे हम शैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, शैंक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो छिद्र करता है वो बिट होता है ना, और उसका पॉइंट क्या होता है, टिप होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से स्नैपर उपयुक्त होते हैं, जो स्पैनर। जो स्पैनर होते हैं, अब आप कहेंगे स्पैनर क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा होगा। जो हम नॉर्मली इन्हें क्या कहते हैं, चाबी कहते हैं ना, इस तरह से होती है चाबी। यानी बोल्ट को खोलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चाबी का, जिसे हम चाबी नहीं कहते, स्पैनर कहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन सा उपयुक्त स्पैनर होता है, तो वो जो है डबल एंडेड स्पैनर होता है ना, डबल एंडेड स्पैनर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सबसे उपयुक्त होता है वो डबल एंडेड स्पैनर होता है। देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे चित्र दे दे और बोले कि स्पैनर का नाम बताइए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इस तरह से है, मैं नॉर्मली बना रहा हूँ रफली, है ना, तो अगर इस तरह से है तो इसे हम ओपन स्पैनर कहते हैं। अगर इस तरह से है ना, तो इसे हम क्लोज स्पैनर कहते हैं। डबल एंडेड स्पैनर, इसे हम एंडेड भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अगर आपको किसी प्लायर से तार के हुक या लूप बनाने तो वो हमारा राउंड नोज प्लायर होता है ना, राउंड नोज प्लायर। अब देखिए प्लायर के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को देख सकते हैं। बाकी अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट MCQs पर ही ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पिंसर प्लायर का उपयोग करते हैं। जो पिंसर होता है, पिंसर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, है ना, पिंसर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो आप जानते हो लकड़ी से पिन और कीले निकालने के लिए। जो बढ़ई होते हैं ना, बढ़ई, वो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं पिंसर का। लकड़ी में कोई कील या फिर कोई पिन होगी, उसे निकालने के लिए हम पिंसर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा पिंसर टूल कैसा दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोल दिया कि चित्र में प्रदर्शित औजार का नाम बताइए। ये आपका एक टूल है, इसका नाम बताना है कि ये कौन सा टूल है ना। वायर स्ट्रिपर तो नहीं लग रहा है ना, क्रिम्पिंग टूल भी नहीं है, डायगोनल कटिंग प्लायर भी नहीं, ये हमारा क्या कॉम्बिनेशन प्लायर है ना, कॉम्बिनेशन प्लायर है। अब इसे कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया। ये आप देखेंगे सबसे पहला भाग इसका क्या होता है, किसी भी बोल्ट को पकड़ने जकड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और दूसरे वाले में भी हम क्या करते हैं, बोल्ट को खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे हम किसी भी वायर को छील या काट सकते हैं, है ना। तो ये इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करते समय स्टैंड पर क्यों रखा जाता है। अब आपने जो है सोल्डरिंग आयरन तो चलाया ही होगा, तो उसे हम अगर हमारा काम नहीं हो रहा है उससे, तो हम इसे स्टैंड में क्यों लगा देते हैं। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। बिल्कुल, अगर आप उसे नॉर्मली कहीं पर भी रख देंगे तो हो सकता है वहाँ पर आग लग जाए, क्योंकि आपका जो है सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है और वो हीट ईजिली पकड़ सकता है और वहाँ पर आग भी लग सकती है। तो उसे हम एक स्टैंड बना देते हैं इस तरह से, है ना, और उसमें जो है आयरन को अटका देते हैं, है ना, रख देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चित्र में प्रदर्शित औजार का नाम आपको बताना है। ये जो आप औजार देख रहे हो इसका नाम क्या होता है। तो बिल्कुल आपने देखा होगा, इसका इस्तेमाल भी किया होगा, इसे हम क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, लग्स को टाइट करने के लिए, है ना। अब लग्स क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने इन्वर्टर वगैरह में देखा होगा, कोई भी वायर है उसकी इंसुलेशन हटा करके उसका कंडक्टर पर एक लग्स लगा देते हैं और उसे टाइट करने के लिए हम क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कटिंग प्लायर नहीं है, वायर स्ट्रिपर नहीं है, साइड कटिंग प्लायर नहीं है, ये हमारा क्या है, क्रिम्पिंग टूल है। क्लियर है। तो ये सारे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप के 40 MCQs को एक्सप्लेन किया है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 से होने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया है, उसमें लगभग 85 प्लस आपके MCQs हैं और उस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा सावधानियां, है ना। तो उस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िएगा, उससे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके CBT एग्जाम में। बाकी इस चैप्टर से भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो कि डायग्राम वाले होंगे, है ना। टूल्स के नाम आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 40 के 40 MCQs अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपको वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट में बताना है कि आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी, वो आपको मुझे कमेंट में बता सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। बाकी अगर आपके दोस्त, सहपाठी, मित्र, है ना, ITI कर रहे हैं, उनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी कर पाएँ, है ना, उनका भी फ़ायदा हो पाए। एंड आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें मैं विभिन्न फिटिंग औजार, जो डिफरेंट फिटिंग टूल्स होते हैं, चैप्टर नंबर 2 जो आपका है ट्रेड थ्योरी का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या MCQs होने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसलिए आप चैनल पर सब्सक्राइब करके रहिए, है ना, चैनल से कनेक्ट रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैक्सिमम कंटेंट मिल रहा है जो कि आपके CBT एग्जाम के लिए मोस्ट पावरफुल होने वाला है ना। तो चैनल से कनेक्ट करके रहिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।